सीपीसी में आप पढ़ रहे हैं फाइंडिंग आउट समथिंग अ लॉट ऑन दैट। काफ़ी कुछ सीपीसी में कर लिया है और पॉसिबली अब 3 टॉपिक एक बहुत रेलिवेंट होता है। और जैसे माइनर सूट कैसे फाइल करेगा, सूट बाई और अगेंस्ट माइनर, सूट बाई और अगेंस्ट ऑफ कोर्स कॉर्पोरेशंस, एंड थर्ड थिंग सूट बाई और अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो एक एक करके इन 3 डिफरेंट टॉपिक्स को अब हम थोड़ा फोकस करते रहेंगे और इनको देखते रहेंगे। चलिए तो शुरुआत करें। और आज की जो क्लास है वो हमारी इनवेरिएबली सूट बाई और अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट के ऊपर है। शुरुआत करते हैं, देखिए ध्यान से। नोट्स निकालता हूँ, मैंने आपको दे दिया है। एंड लेट अस फाइंड आउट the things we got there and see the point. Suit by or against government and public servant, section 79 to 82, and the matter is dealt under order number 27. So do we proceed on that? Let's proceed on that. And general and देखिए इसमें 2 पार्ट पे हम चैप्टर को डिवाइड करेंगे। एक तो हम सब्सटेंसिव लॉ को देखेंगे, इसमें मतलब इस पूरे सर्कमस्टेंस में हम 2 चीज़ों को पढ़ेंगे, एक सब्सटेंसिव लॉ और एक प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, अगर हम सब्सटेंसिव लॉ की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 224 टू 300। सब्सटेंसिव लॉ राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को बताता है, गवर्नमेंट सूट फाइल कर सकती कि नहीं, हम गवर्नमेंट के ऊपर सूट फाइल कर सकते कि नहीं, और अगर हम गवर्नमेंट के ऊपर सूट फाइल करते हैं तो उनकी लायबिलिटीज कितनी बनेगी। सो ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्पेसिफाइड है आर्टिकल 224 से लेकर के 300 में। लेकिन अगर गवर्नमेंट पे हम सूट फाइल करते हैं तो प्रोसीजर क्या होगा, तरीका क्या होगा, नोटिस कैसे देंगे, किसको देंगे नोटिस, तो ये सारी बातें जो है प्रोसीजरल लॉ का पार्ट हो जाता है। और इसको पढ़ने के लिए आपको सेक्शन नंबर 79 टू 82 देखना पड़ेगा अंडर ऑर्डर 27। तो ये हमारा सीपीसी का पार्ट होगा और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा। दोनों में कनेक्टिविटी है, तो हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उनको भी जरूर फाइंड आउट करेंगे। इसको बेटर समझने के लिए इसको भी हम जरूर समझेंगे। ठीक है, तो मैं प्रोसीड करता हूँ, आपको आगे की ओर बताता हूँ सिचुएशन को। सो लेट अस बिगिन विद द सिचुएशन वन बाय वन, और एक एक करके हम इन चीज़ों को समझते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सो डू वी प्रोसीड ऑन दैट। आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? आप थोड़ा कंफर्म कर दीजिए, अगर वॉइस वगैरह ठीक ठाक आ रही है आपको तो यू प्लीज़ लेट मी नो दैट वेदर यू आर गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली और नॉट। एक बार आप बता दीजिए ज़रा कि आपको आवाज़ें सही आ रही है। आर यू गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली? This one. Are you getting my voice properly there? Not getting the answer from the online class there. And just a minute. No. तो अब हम समझते हैं इसको in very proper situation. So I told you that the things are divided in 2 parts. I mean to say this topic is divided in 2 parts. The first one is the substantive law and other one is of course the procedural law.
In the substantive law, we need to read the Constitution of India, certain matter connected therewith, like Article 224 to Article 300. It says about the government authority, government power to file a suit against the citizen of India. Apart from that, can the citizen of India file suit against the government of India? So these things we need to consider here. एंड प्रोसीजरल लॉ में नॉर्मल प्रोसीजर, यहाँ पे सीपीसी की बात होगी. तो ठीक है, हम एक एक करके सबसे पहली बात आर्टिकल 300 के ऊपर नजर डालते हैं. बहुत बढ़िया प्रोविजन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आर्टिकल 300 को. और एक प्लेन रीडिंग लेते हैं पहले आर्टिकल 300 का, और सिंपली क्या स्पेसिफाइड होता है ये बता. बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, और आप ध्यान रखिएगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे सू और बी sued by the name of Union of India. And it's quite simple. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सूट फाइल करती है तो सूट में नाम क्या होगा? यूनियन ऑफ इंडिया. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं राम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राम कुमार. सो दैट इज ऑफ कोर्स द पॉइंट व्हिच वी गॉट दैट नो. बहुत सिंपल सी बात है. जो सूट फाइल करते हैं उसका नाम पहले होता है, और जिसपे सूट फाइल होती है उसका नाम बाद में होता है. अपील में जो अपील फाइल करता है उसका नाम पहले, और जिसके अगेंस्ट अपील फाइल हुई है उसका नाम बाद में. रिविजन्स में जो रिवीजन फाइल करता है उसका नाम पहले, और जिसके अगेंस्ट रिविजन्स फाइल की गई है उसका नाम बाद में. सो दिस इज ऑफ कोर्स द नॉर्मल प्रोसीजर, नॉर्मल थिंग व्हिच वी कीप ऑन गोइंग ऑन दैट, यू नो. सो दैट इज द पॉइंट कॉल्ड हियर. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे sue and be sued. किसके नाम से सूट फाइल होगी? यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से. और एक बात और होती है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो सूट फाइल करेगी, वो जो सूट फाइल करेगी या उनके ऊपर जो सूट फाइल होगा आप जानते हैं, एंड नेम ऑफ द स्टेट्स के ऊपर फाइल होगा. नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द स्टेट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अगर यूपी की सरकार सूट फाइल करना चाहती है, तो या फिर कोई उन पे सूट फाइल करना चाहता है, तो सिंपली आएगा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मतलब स्टेट के नाम पे सूट फाइल होगी. ठीक उसी तरह अगर यूनियन टेरिटरी है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, तो वहां सूट की फाइलिंग कैसे होगी? वहां भी यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से सूट फाइलिंग होगी. तो अब देखिए, अब ये तो यहां तक बात हो गई. मे सब्जेक्ट टू एनी प्रोविजंस व्हिच मे बी मेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ सच स्टेट एंड इनएक्टेड बाय virtue of the power conferred by this constitution. It says that sue and be sued in relation to their respective affairs in the like cases as the India and the corresponding provinces or corresponding Indian states might have been sued or been sued if the constitution had not been enacted. If the constitution had not been enacted. See, the matter is related with the quite before the independence, when the Constitution of India was not there, and when the government of India was being run by the British Crown. Even at that very time, the Indian citizen used to file the suit against the government of India, and government of India used to file the suit against, of course, the Indian citizens, that you know. And in the like manner, nothing changed have been taken place, and same thing is there. And even today, the citizen of India can file the suit against the government, and vice versa, the government can file the suit against the citizen of India. So there is nothing change in that, you know. सिर्फ नाम बदल गया. जैसे आज़ादी से पहले, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो भारत सरकार के खिलाफ सूट की फाइलिंग होती थी डोमिनियन ऑफ इंडिया के नाम से. डोमिनियन ऑफ इंडिया के नाम से. अब क्या फाइल होती है? अब यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से फाइल होती है. तो देखिए, एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब एक बात और कहते हैं, अब एक बात सुनिए. पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंगली कमेंस हो गई आफ्टर कमेंसमेंट. कमेंसमेंट से के बाद एंड बिफोर कमेंसमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने से पहले जो सूट ऑलरेडी फाइल हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे, एनी लीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग टू विच द डोमिनियन ऑफ इंडिया इज ए पार्टी. पहले क्या होती थी? यूनियन ऑफ इंडिया पे सूट नहीं फाइल होता था, पहले डोमिनियन ऑफ इंडिया पे सूट फाइल होती थी. तो वो सूट अब रिप्लेस हो गई भारत के संविधान आने के बाद. किसके नाम से रिप्लेस होगी?
यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पे, यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पे। अब यहाँ पे ये इसके ऊपर रिप्लेस हो गई, मतलब जो सूट पहले डोमिनियन ऑफ इंडिया के नाम पे थी अब वो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पे रिप्लेस हो गई आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर स्टेट्स के ऊपर सूट थी या फिर स्टेट ने किसी के ऊपर सूट फाइल किया था, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी किसी प्रोविंस के ऊपर या इंडियन स्टेट्स के ऊपर, तो वो करस्पॉन्डिंग स्टेट के ऊपर ट्रांसफर हो गई, या फिर जो प्रोविंस के केस थे वो करस्पॉन्डिंग स्टेट्स के ऊपर ट्रांसफर हो गई। सो दिस इज द पॉइंट। ये अब थोड़ा रिडंडेंट हो गया है पॉइंट थोड़ा, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, जीके में ये काम आएगा आपको, अदरवाइज दैट वाज नथिंग इंपॉर्टेंट इनटू द सीपीसी देयर। चलिए अभी जो बता रहा हूँ वो सीपीसी आगे समझने के लिए बहुत काम की बातें हैं, और ये बात आपको जानकर रखना बहुत जरूरी है, और पॉसिबली आगे हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो ये चीजें हमारी बहुत काम आने वाली है। आगे एक सिचुएशन को समझिए कि क्या होता है यहाँ पे। एक बात यहाँ पे और देखिए, आर्टिकल 301 तीन पार्ट है इसके। पहला पार्ट डील करता है क्वेश्चंस एंड दैट वाज and cause title for a suit intended to be filed by or against the government of India। सेकेंड पार्ट जो इसका डील करता है, यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट से ये सूट फाइल कर सकते हैं अपने अफेयर्स को लेकर के, जिसमें पहले डोमिनियन ऑफ इंडिया या करस्पॉन्डिंग स्टेट्स फाइल करते थे। एंड जो थर्ड पार्ट है वो सिंपली स्पेसिफाई किया है कि that it would be competent to the parliament or legislature of the state to make appropriate provisions in regard to the topic covered under article 300। so this is the basic things which we got that in that very circumstances। so the situation is very clear, the government of India can file the suit against any other person where the cause of action arises, and by what name? By name what it called the Union of India। and earlier, before the commencement of constitution, the suit used to be filed on the name of Dominion of India। after the commencement of constitution, all the pending suits which was on the name of the Dominion of India was transferred to the, of course, Union of India there। चलिए अब एक सिचुएशन के ऊपर आते हैं। अब मुझे एक बात, फॉर्म एंड कॉज, अब आप मुझे एक बात सोच के बताइए, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया इन दोनों में कोई अंतर है, कोई डिफरेंस है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया? सो दिस इज सच ए थिंग विच वी नीड टू स्पेसिफाई दैट वाज। तो यहाँ पे अगर मैं एक छोटी सी बात कहता हूं और आपके पास रखता हूं, यहाँ पे सिंपल बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे स्यू एंड बी स्यूड, ये वर्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 300 पढ़िएगा तो इसमें ये आता है, मे स्यूड एंड बी स्यूड बाय व्हाट नेम? तो सिंपली कहा कि बाय नेम कॉल्ड यूनियन ऑफ इंडिया, बाय नेम कॉल्ड यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहां पे देखिए एक बात जरा समझिए, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये एक लीगल एंटिटी है, दैट वाज सॉरी, ये एक लीगल, यूनियन ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो ये एक लीगल एंटिटी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये एक लीगल एंटिटी नहीं है, नॉट ए लीगल एंटिटी, ये एक लीगल एंटिटी नहीं है। अब देखिए यहां पे अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम कहते हैं लीगल एंटिटी नहीं है, यूनियन ऑफ इंडिया लीगल एंटिटी है, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉडीज लीगल एंटिटी होती है, वो भी सूट्स फाइल करने का राइट रखती है। हर एक स्टेट जो है, जो भी है, उनकी अपनी लीगल एंटिटी होती है विद पावर टू सू एंड बी सूड, एंड जो भी यहाँ पे सूट एंड प्रोसीडिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है, ऑफिसर के अगेंस्ट होती है, तो नॉर्मली ये ऑर्डिनरी कोर्ट्स में लाई जाती है। वही प्रोसीजर चलेगा, लोअर कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रिट पिटीशन देयर। So this is a concrete issue which we got to see that on to the matter concerned with the
forms and cause, that is called गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस वन। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अपने पॉइंट्स को और लेते हैं आगे और इसको समझते हैं यहाँ क्या मामला है और इन इश्यूज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी किसकी लाइबिलिटी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। किसी भी पर्टिकुलर केस में, सिचुएशंस में लाइबिलिटीज क्या होती है? एंड अब चलिए यहां से अपनी थोड़ी बातों को शुरुआत करते हैं कि अगर हम सूट की फाइलिंग करते हैं तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्या बनेगी? मींस यूनियन ऑफ इंडिया की लायबिलिटी क्या बनेगी? स्टेट्स की लायबिलिटी क्या बनेगी? है ना? तो इन्हीं सारी बातों को जरा हम समझते हैं। अच्छा, पहले क्या बात थी अंडर सेक्शन 176 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में? क्या बातें थी इसको देखें। अगर हम सेक्शन 176 की बात करते हैं तो यहां पे देखिए थोड़ा प्लेन रीडिंग दिया है इसमें और थोड़ा सा यहां से हम आपके साथ थोड़ा पॉइंट को शेयर कर रहा हूं मैं। एंड इट इज सिंपली स्पेसिफाइड द फेडरेशन मे sue or be sued by what name? So it says that by the name of Federation of India. By what name? Federation of India. And the provincial government जो पहले कहते थे, जो लोकल गवर्नमेंट होती थी, लोकल सरकार होती थी, जैसे राजा महाराजा के अंडर में वो एरिया आती थी तो वो उनका स्टेट होता था। हालांकि वो अभी ब्रिटिश क्राउन के नीचे आते थे बट उस लोकेलिटी में उनका भी एक पावर था। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी सू हो सकते थे, सूट फाइल किए जा सकते थे प्रोविंस के नाम पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैसूर स्टेट है तो हम सूट फाइल करते थे माई स्टेट ऑफ मैसूर, दिस वन। एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द सब्सिक्वेंट प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, एंड जो भी सब प्रोविजंस हैं एक्ट में, फेडरल या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो होते हैं, दैट वाज उनके पास पावर था ऑन द लेजिस्लेचर बाय दिस एक्ट सूट करने का, स्यूड होने का in respect to the respective affairs in the like cause as the secretary of the state in council might have been sued or be sued if this act had not been passed. So it's quite natural, there is nothing of course new on that, कोई नई बात नहीं आ रही है, सूट के लिए वो लायबल होते ही थे। एंड यहाँ पे एक बात और है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में भी ये बात थी अंडर आर्टिकल 32 में, ऐसी ही बातें थी। पहले स्टेट इन काउंसिल होते थे, सेक्रेटरी होते थे और सेक्रेटरी के थ्रू सूट फाइल होती थी। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 थी, उसका 1935 आई थी और वहां भी सेक्शन 32 में क्या गया था, स्टेट इन काउंसिल मे sue and be sued by the name of the secretary of state in council, जैसे कि बॉडी कॉर्पोरेट पे सूट फाइल होता है। और हर एक पर्सन के पास सेम रेमेडीज है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल के खिलाफ, एज ही माइट हैव हैड अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ऑल्दो देयर वाज द रूलिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, but all the rules are being done through the Secretary of State in the Council. So whenever the citizens used to aggrieved
whenever citizen used to agree, the citizen were used to file the suit against the government, and at which name the suit would be filed, that the suit would be filed, used to be filed under the by the name of the state secretary of state in council. तो पहले सूट सबसे पहले की फाइलिंग होती थी अंग्रेजों के वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, उसके बाद स्टेप आया डोमिनियन ऑफ इंडिया या प्रोविंस स्टेट के नाम से, फिर क्या आया यूनियन ऑफ इंडिया जो आज चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल सबसे पहले फाइल होती थी, फिर डोमिनियन ऑफ इंडिया, फिर यूनियन ऑफ इंडिया। सो दिस वन द पॉइंट हियर, दैट वाज जीके के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, दैट्स क्वाइट रेलिवेंट फॉर द जनरल नॉलेज एग्जामिनेशंस। सेक्शन 32 उसी चीज को स्पेसिफाई कर रहे हैं, सेम पावर्स हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 एंड अब आगे एक्ट वैसी ट्रांसफर होती रही। द एक्ट ट्रांसफर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हर मैजेस्टी एंड द प्रोविजंस ऑफ सक्सेशन ऑफ पावर्स, अथॉरिटी, राइट्स, लायबिलिटीज, ये सब ट्रांसफर हुए। सेक्शन 65 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो सब में इसी तरह की बातें थी, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, लायबिलिटी फॉर द टॉर्ट्स, टॉर्ट्स के लिए लायबिलिटी समझते हैं। टॉर्ट्स, अच्छा टॉर्ट्स किसको कहते हैं, यू नो बेटर, आपने पढ़ा है भी है, ये सिविल रॉन्ग होती है। सिविल wrong is called, always called as of course the torts. Whenever there is the matter of the civil wrong, it is called of course the torts there. Okay, so can we say that the government of India is liable for the torts? तो इसके ऊपर कुछ बातें यहाँ पे डिसाइडेड केसेज हैं, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स हैं, और टॉर्ट्स में पहले आपको समझा देता हूँ मैं, टॉर्ट्स पहले क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। व्हाट्स कॉल्ड टू द टॉर्ट, देखिए टॉर्ट्स का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बताऊं, कोई गलती होगी किसी से, दैट सिविल रॉन्ग, जो एक ऑफेंस नहीं है, एक क्राइम नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पानी का टंकी ओवरफ्लो हो गया और वो पानी जो है किसी दूसरे के घर में चला गया और उसका घर भर गया, दैट्स कॉल्ड टॉर्ट्स। हमारे डॉग ने किसी को काट लिया, हमने टॉर्ट्स कमिट किया। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कॉल्ड ऑफ कोर्स द टॉर्ट्स देयर। हमारा कोई सामान रखा था, उससे किसी को चोट लगी, दैट इज द टॉर्ट। तो टॉर्ट्स में हम लायबल होते हैं अगर हमने टॉर्ट कमिट किया है, तो ये एक सिविल रॉन्ग है और यहाँ पे लायबिलिटी बनती है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या सरकार भी लायबल होगी अगर सरकार से टॉर्ट्स कमिट हो जाए? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जल बोर्ड है, कोई काम कर रही है अपना, और उन्होंने खुदाई कर दी, मिट्टी जो है खोद के निकाल दिया बाहर, मान लो 5 फीट गहरा गड्ढा कर दिया, 10 फीट कर दिया गड्ढा गहरा, 10 फीट, और वर्कर्स का ड्यूटी आवर खत्म हो गया, सब अपने अपने घर चले गए, और उस गड्ढे को सही से उन्होंने कवर अप नहीं किया, वहां पे कोई रेड सिंबल नहीं लगाया ताकि पब्लिक जो है अलर्ट रहे। अब कोई एक इंसान चलता जा रहा है और गड्ढे के नीचे चला गया, उसका लेग फ्रैक्चर हो गया, इंजरी हो गई। अब वो सरकार के ऊपर सूट फाइल करना चाहता है टॉर्ट्स में और कॉम्पनसेशन रिकवर करना चाहता है। कैन ही रिकवर और नॉट? दैट इज सच ए थिंग विच वी हैव टू सी दैट, द आंसर मे बी फाउंड whether the government is liable for the torts. If the government is liable for the tort, then that person who has fallen into the, of course, excavations and met with the injury,
he has got the right to sue the government against the torts what was committed by the government. If government is not liable, then he can get no remedy at all. So first thing which we have to see that whether the government is liable. See, one thing is called vicarious liability. थोड़ा ये टर्म आप समझ लीजिए, vicarious liability क्या होती है. आपने जब टॉर्ट्स पढ़ा होगा तो vicarious liability टर्म्स को पढ़ा होगा. अगर किसी को कोई आइडिया है vicarious liability क्या होती है तो प्लीज लेट मी नो दैट. हैव यू गॉट द आइडिया व्हाट्स कॉल्ड टू द vicarious liability? अगर किसी को कोई नॉलेज है vicarious liability क्या होती है, प्लीज लेट मी नो दैट. व्हाट्स कॉल्ड टू दिस vicarious liability? किसको कहते हैं vicarious liability? What is called to this vicarious liability? नो. तो vicarious liability का मतलब होता है कि अगर आप किसी और की गलती के लिए लायबल हो तो हम कहते हैं आपकी vicarious liability हो जाएगी. क्या आप किसी और की गलती के लिए लायबल हो सकते हो? क्या आप किसी और की गलती के लिए लायबल हो सकते हो और नॉट? दैट वाज द पॉइंट कॉल्ड हियर. नो. तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर हमारा डॉग किसी को काट लेता है, लाइबिलिटी ट्रांसफर होती है, होती रहती है. हाँ, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द करेक्ट पॉइंट विच वी गॉट दैट एंड वेरी सिंपल इशू विच वी गॉट. 1 मिनट, 1 मिनट में थोड़ा ब्रेक लेता हूँ. 1 मिनट बस, मैं यहीं बैठा हूँ और सो लेट्स सी दैट. तो हमारा मैटर था विकेरियस लायबिलिटीज के ऊपर. तो विकेरियस लायबिलिटी आपने सही बोला कि किसी और की गलती किसी और को भुगतना पड़े.
जैसे मेरा डॉग किसी को काट लेता है तो मैं लायबल हूँ, मेरी विकेरियस लायबिलिटी होती है। मेरी पानी की टंकी ओवरफ्लो होके किसी को नुकसान करती है, मैं लायबल हूँ। मेरा एम्प्लॉय अगर किसी के साथ चीटिंग करता है, मैं लायबल हूँ। हमारे फर्म का एक पार्टनर बाहर कहीं करप्शन में इन्वॉल्व है, कहीं किसी के साथ चीटिंग करता है, तो बीइंग ए पार्टनर मैं लायबल हूँ। मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, कंपनी फॉर्जरी करती है, बीइंग ए डायरेक्टर मैं लायबल हूँ। तो प्रिंसिपल लायबल हो अगर एजेंट गलती करे। तो इन सब चीजों को क्या कहते हैं, इन सब चीजों को कहते हैं ये विकेरियस लायबिलिटी है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या स्टेट्स भी विकेरियसली लायबल होती है? अगर स्टेट के एम्प्लॉयज, मतलब गवर्नमेंट तो समझो कितने एम्प्लॉयज को मेंटेन करती है, कितने सारे एम्प्लॉयज होते हैं, काम करते हैं, अपनी ड्यूटीज में लगे रहते हैं, और कई बार उनसे भी टॉक्स होती है कि नहीं? कभी इलेक्ट्रिसिटी वाले से होती है, कभी बिजली वाले, कभी पानी वाले से, जल बोर्ड से होती है, तो कभी इनकम टैक्स वाले से होती है, तो कभी पुलिस से होती है, तो कभी एक्साइज वाले से, जीएसटी वालों से, इन सब से गलतियां होती है और पब्लिक को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो क्या ये विकेरियसली लायबल होंगे? गवर्नमेंट क्या विकेरियसली लायबल होगी? क्या गवर्नमेंट के ऊपर हम टॉर्ट्स ला सकते हैं? दैट इज सच ए थिंग विच वी नीड टू सी दैट नो। तो यहाँ पे सिंपली कहा गया है कि जो भी है, द गवर्नमेंट फॉर द टॉर्टस एक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉय एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट एज सच। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोर्ट ने पूछा, द क्वेश्चन देयरफॉर इज दैट was the extent of liability of East India Company, अगर पहले की बात करते हैं तो, for the tortious act of the servants committed in the course of their employment as such। एंड एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहली बात एक केस में उठा। देखिए, सुप्रीम पी एंड ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, 1861 का केस है, और कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था उस समय। और उस समय ये सबसे इम्पोर्टेंट बात उठी थी कि क्या सरकार की टॉर्ट्स लायबिलिटी है, टॉर्ट्स में लायबिलिटी है। तो और यहाँ पे जज साहब ने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट डिलीवर किया, जिसको आज भी फॉलो किया जाता है। चीफ जस्टिस पिकॉक एंड वेल्स जैक्सन, आप नाम याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। चीफ जस्टिस पिकॉक एंड वेल्स जैक्सन्स जो थे, उन्होंने एक जजमेंट डिलीवर किया एंड और पॉइंट आउट किया द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। और यहाँ पे देखिए इस चीज को क्या बात कहती है, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन काउंसिल ऑफ इंडिया is liable for the damages occasioned by the negligence of servants in the service of government if the negligence is such as would render an ordinary employee liable। That was बात, अगर टॉट करते हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हाँ मैं अभी बता रहा हूँ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ड्यूटी आवर के अंदर कर रहे हैं, ड्यूटी आवर के बाद कर रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कुछ चीजों के लायबल होते हैं, कुछ चीजों के लायबल नहीं होते हैं। अब जैसे देखो, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सॉवरेन ड्यूटी एंड नॉन सॉवरेन ड्यूटी। दिस वन, सॉवरेन ड्यूटी एंड नॉन सॉवरेन ड्यूटी, ये दो अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो अब देखिएगा, देयर आर द ऑब्जर्वेशन, जजमेंट क्या आ रहा है इसमें, और इसमें सिंपली कहा है कि लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन दैट केस एरोज बिकॉज द एक्ट वाज डन इन द कोर्स ऑफ नॉन सॉवरेन फंक्शंस। देखिए, दो चीजें हैं, अगर मान लीजिए सॉवरेन फंक्शन है, सॉवरेन फंक्शन, सॉवरेन फंक्शन फंक्शन एंड सेकंड नॉन सॉवरेन फंक्शन, नॉन सॉवरेन फंक्शन। मैं थोड़ा प्लेन पे सही से लिख देता हूं इसको, ताकि आपको दिक्कत ना रहे। देखिए, सॉवरेन फंक्शन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शन।
फंक्शन। इसमें क्या होंगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल फॉर टॉर्ट्स। स्टेट गवर्नमेंट की भी लायबिलिटी होगी अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किया है तो, नॉन सॉवरेन फंक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नो लायबिलिटी इन केस, इन सच केस। यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। अब आप कहिएगा सॉवरेन फंक्शन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस क्या होती है, तो मैं थोड़ा ये भी बता देता हूँ क्या होती है। अब हम कहते हैं कि इफ ए प्राइवेट पर्सन कैन ऑल्सो डू सच ए फंक्शन देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड नॉन सॉवरेन फंक्शन। इफ ए प्राइवेट पर्सन कैन ऑल्सो डू दैट फंक्शन then it is non-sovereign function. Can do, of course, if they're not, it is non-sovereign function. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो नॉर्मल सॉवरेन फंक्शंस क्या होगी, सॉवरेन फंक्शंस में क्या क्या आएगा और नॉन सॉवरेन फंक्शंस में क्या आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो पॉसिबली एविएशन, एविएशन की बात करते हैं, मतलब जो एविएशन सेक्टर्स हैं क्या वो सॉवरेन फंक्शन है, वो एक नॉन सॉवरेन फंक्शन है क्योंकि प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स भी उस फील्ड में वर्क करते हैं, उनका भी काम है कि नहीं। तो दिस थिंग इज कॉल्ड व्हाट, नॉन सॉवरेन फंक्शंस। दिस वन द पॉइंट हियर। रेलवे, रेलवे, रेलवे में भी आजकल सरकार प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स देती है कई सर्कमस्टेंस में, जैसे कि रेलवे में फूड्स वगैरह सप्लाई करने का, इवन टिकटिंग्स का काम देती है। तो जो भी ये वर्क्स होते हैं वो सब नॉन सॉवरेन फंक्शंस में आते हैं, और कुछ वर्क सॉवरेन फंक्शन में रेलवे के आ जाते हैं, है ना। रोडवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट ये भी नॉन सॉवरेन फंक्शन में आते हैं क्योंकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी चलती है। आप कुछ भी ले लो, लेकिन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ये सॉवरेन फंक्शन में आती है क्योंकि सरकार ही टैक्स कलेक्ट करती है, कोई और नहीं कलेक्ट करता। जीएसटी सॉवरेन फंक्शन में आती है। पॉसिबिलिटी ये है कि आप और भी कोई भी पुलिस, पुलिस को हम टॉर्ट्स के लिए सू नहीं कर सकते हैं, ये भी सॉवरेन फंक्शंस में आते हैं। सो what you have to consider that you just have to consider whether the private individuals are doing such a job or not. If the private individuals are not doing such a job, then it is of course a sovereign function that you know. If the private person is doing such a job, then it is a non-sovereign function. And if the government is also involved in the non-sovereign functions, then the government can be sued for the torts there. That much. I hope that might be clear to you. आप उसको रीड कीजिएगा तो इसमें ये सारी बातें आएंगी। एंड यहाँ पे वो डिस्टिंक्शंस बताई गई हैं, इस जजमेंट में भी इस डिस्टिंक्शंस को पॉइंट आउट किया गया है। यू मस्ट रीड दैट जजमेंट, सही है, यू मस्ट रीड दैट। एंड the next point, liability in a contract. चलिए क्या गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज होती हैं? अगर गवर्नमेंट किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले
तो क्या वो लायबल होगी उस कॉन्ट्रैक्ट में? अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो आंसर कॉल्ड यस। गवर्नमेंट की कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज उतनी होती है जितनी एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होती है। एंड आर्टिकल 299 of the constitutions probably leaves no doubt that the contractual liability is same as that of a private person. So it is 100% recognized, it is 100% established that the government is liable for the all the contracts entered by the government as a private individuals are liable there. So this one. एंड लेकिन एक बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। इंग्लिश लॉ में जो सिविल सर्वेंट है वो सूट नहीं ला सकते हैं क्राउन के अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट, फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ सैलरी। लेकिन ऐसी बात इंडिया में नहीं है, इंडिया में ला सकते हैं एंड हैज बीन नेगेटिव बाय द प्रोविजंस ऑफ स्टेट्स लॉ इन दैट वाज। तो ऐसी बात यहाँ पे होती है। चलिए अब ऑर्डर 27 प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं, और ये बात भी अपने आप में बड़ी रेलिवेंट रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। सूट अगर गवर्नमेंट के ऊपर फाइल करेंगे तो किस नाम से फाइल करेंगे? तो सबसे पहली बात कही गई कि अगर आप गवर्नमेंट के ऊपर सूट फाइल कीजिएगा तो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से, अगर भारत सरकार के पर सूट फाइल करते हैं तो, और भारत सरकार भी आपके ऊपर सूट फाइल करती है तो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से फाइल करेगी। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट फाइल करती है, स्टेट गवर्नमेंट पे आप फाइल करते हैं तो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, द स्टेट हम यहाँ फाइल करेंगे। केस ऑफ सूट बाय और अगेंस्ट द स्टेट, द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, हम इस नाम से सूट फाइल करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के नाम से सूट फाइलिंग होगी। सही है। नोटिस तो आपने देखा ड्यूटी टाइम के दरमियान कर रहे हैं, ड्यूटी टाइम के बाद कर रहे हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमेशा अपनी ड्यूटी पे होता है। वर्किंग आवर क्या होता है, दैट वुड बी द डिफरेंट थिंग, एंड दैट इज द पॉइंट वी गॉट देयर। नोटिस किसको देंगे? अब सेकंड थिंग होती है कि जब हम सूट फाइल करते हैं तो नोटिस देनी पड़ती है अपोजिट पार्टी को, और सरकार हमारे अपोजिट है, तो आप नोटिस किसको देंगे? तो आपको ध्यान रखना है जिस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट आपने सूट फाइल किया गवर्नमेंट के, उस मिनिस्ट्री को नोटिस देंगे। देखिए आप यूनियन ऑफ इंडिया पे सूट फाइल कर रहे हैं, ठीक है, और आप सूट जब फाइल करेंगे तो उस मिनिस्ट्री का भी नाम लिखेंगे। मिनिस्ट्री का नाम जैसे कि रेलवे को छोड़ दो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऊपर सूट फाइल कर रहे हैं तो आप थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऐसे लिखेंगे। और नोटिस किसको देंगे? तो सेक्रेटरी को देंगे। एंड इन केस ऑफ दैट वाज सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, सेक्रेटरी को नोटिस देंगे, उस मिनिस्ट्री की जो सेक्रेटरी है उसको देंगे। रेलवे वाले में नहीं, रेलवे की बात है तो जनरल मैनेजर को नोटिस देंगे, जनरल मैनेजर ऑफ दैट रेलवे। आपको नोटिस आते नहीं। And in case of suit against the other state government, a secretary of to that government. Okay, this one the point.
Okay, moving further. Scope. Section 7980 enacts only the rules procedure. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं. नोटिस देख लिया हमने. चलिए, 17 एंड 80 कुछ रूल्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं. सेक्शन 80 दो चीज़ों को डील करता है. एंड नंबर वन, सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड सूट अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्ट. सो दिस इज द पॉइंट. एंड अगर हम कहते हैं सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट है तो नोटिस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस. और अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो नोटिस नेसेसरी है only where the suit is in respect of any act purporting to be done by the public officer in his official capacity. In his official capacity, it means that if there is a public officer and if the wrong was done in the official capacity, then only the notice should be given to the government as well. But if it is not in the official capacity, in that very case there is no need to give the notice to the government. Especially in the civil matter, that you know. And expression act also includes whatever the illegal omissions, that is also the thing. Means if the government officials are there, see, he is a public officer, and that was suit in respect to act done in the, that was ऑफिशियल कैपेसिटी में सूट है, तो यहाँ पे नोटिस देंगे गवर्नमेंट को. अगर ऑफिशियल कैपेसिटी भी नहीं है तो फिर हम नोटिस नहीं देंगे गवर्नमेंट को. सूट कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन से रिलेटेड नहीं है एंड ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो सेक्शन 80 विल हैव नो एप्लीकेशन एंड द नोटिस इज नॉट वेरी मच नेसेसरी. दैट वाज, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर कोई डिफेमेटरी लैंग्वेज यूज करता है, कोई एक्ट ऑफ एजॉल्ट करता है, तो ये सब हम कहते हैं कि ऑफिशियल कैपेसिटीज में नहीं आती हैं. ठीक है यहाँ तक. ए पब्लिक सर्वेंट कैन ओनली बी सेड टू एक्ट purport टू एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी. अगर एक्ट ऐसा है जो उसके ऑफिशियल ड्यूटी के स्कोप में आ रही है, और एक्ट ऑर्डिनरी डन बाय द ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, और ये पब्लिक ऑफिसर है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में तो वो पब्लिक ऑफिसर होना चाहिए और he must purport to act in the official capacity. Then only the notice to the government is required to be given. Otherwise, there is no need to give the notice to the government at all. That you know, you don't need to give the notice to the government. This was the situation we got there. That much.
object. Next point, moving on to that, object, and the next thing is the relief. ऑब्जेक्ट ऑफ द नोटिस. नोटिस का ऑब्जेक्ट में ऐसी कुछ खास बात नहीं होती है कि नोटिस जो है पब्लिक सर्वेंट, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर एक बात है कि अगर हमारा पब्लिक जो ऑफिसर्स है, जो सर्वेंट्स हैं, अगर पब्लिक ऑफिसर अगर गलत करते हैं तो नोटिस तो पब्लिक ऑफिसर को होनी चाहिए, है ना. तो नोटिस गवर्नमेंट को भी क्यों होती है? तो इसका बेसिक ऑब्जेक्ट है ताकि उसके पोजीशंस को सरकार रिकंसिडर करे कि उसका उस पोस्ट पे बने रहना सही है कि नहीं, उसकी प्रमोशंस को लेकर के, अलग अलग मैटर को लेकर के सरकार भी सोचे, देखे और उसके अकॉर्डिंगली अपनी डिसीजन को ले. तो ऑब्जेक्ट ऑफ द notice under section 80 CPC is to give the government public servant concerned opportunity to reconsider its or his legal position and that course of justified to make amend settle the claim out of the court. And so ये था urgent and immediate relief. तो अब कभी कभी गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर सूट फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट को नोटिस नहीं देते हैं, तो इसकी वजह से सूट डिसमिस भी की जाती है. तो यहाँ पे कहा कि ऐसे टेक्निकल ग्राउंड पे सूट को डिसमिस ना करें. इट इज देयरफॉर इनेक्टेड दैट द सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिस हैव नॉट बी डिसमिस्ड मेरली बाय द टेक्निकल डिफेक्ट्स और एरर इन द नोटिस or any irregularity in the service thereof. So on this ground the suit should not be dismissed, that you know. Now पीरियड ऑफ नोटिस को एक्सक्लूड करके चलेंगे लिमिटेशन से. सेक्शन 80 के नोटिस देने में जो पीरियड लग रहा है, जो टाइम लग रहा है, उसको हम एक्सक्लूड करके चलेंगे. सही है. दिस वन. चलिए आज यहीं रखते हैं और कल भी हम कंटिन्यू करेंगे. कल भी हमारी क्लास रहेगी एंड इवन टुमारो वी शुड बी कंटिन्यूइंग द क्लास देयर. फॉर टुडे वी शुड बी कीपिंग द क्लास हियर ओनली. कल फिर से 10 बजे, कल थोड़ा लेट करेंगे, संडे है, एंड वी शुड बी स्टार्टिंग द क्लास एट 10 AM, दैट यू नो, दैट्स द पॉइंट.